हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट टाइम हमने वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्सट्रैक्शन को देखा था। ठीक है, आज उनके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट है एडिशन के रिगार्डिंग, वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या है, आप वेक्टर ए में वेक्टर बी को जोड़िए या फिर वेक्टर बी में वेक्टर ए को जोड़िए, मीनिंग एक ही है। यहाँ पर आपको ए पहले लेना पड़ेगा और उसमें बी जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको बी पहले लेना पड़ेगा और उसमें ए जोड़ना पड़ेगा। चलिए इसको समझते हैं। मैंने दो वेक्टर लिए, ठीक है, इसके पैरेलल ये साइड खींची, इसके पैरेलल ये साइड खींची, और ये डायगोनल मेरा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया। ए प्लस बी को देखते हैं, तो पहले ए को लेते हैं और ये क्या हो गया, बी। ए प्लस बी का क्या रिजल्टेंट ये आया बेटा। अब इस केस में लेते हैं बी को पहले, तो बी को मैंने पहले लिया और उसमें क्या किया, ऐड ए, तो भी क्या रिजल्टेंट आया, सेम रिजल्टेंट आया। तो आपका रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं, इस वाली ट्रायंगल में कि बी और ए इस तरीके से प्लेस हैं कि इसके हेड पर इसकी टेल आ रही है, तो आपका अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका रिजल्टेंट ये होगा। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में देखिए आप, ये भी दोनों वेक्टर इस तरीके से प्लेस हैं कि इसके हेड पर इसकी क्या आ रही है, टेल, तो इसका रिजल्टेंट भी ये होगा। तो आपका ऑर्डर के चेंज करने से एडिशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब क्या है बेटा, ये कहता है आप पहले तीन वेक्टर आपको दिए हुए हैं, पहले ए और बी को जोड़ो, उनका जो रिजल्टेंट आए उसमें सी को जोड़ो, या फिर आप बी और सी को पहले जोड़ो, उनके रिजल्टेंट में ए को जोड़ो, तो भी आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। चलिए इसको समझते हैं। वेक्टर ए लिया मैंने, ये वेक्टर बी लिया और ये वेक्टर क्या लिया, सी। तीन वेक्टर मैंने ले लिए बेटा। पहले ए प्लस बी का वेक्टर सम देखते हैं। ए प्लस बी का वेक्टर सम देखिए, क्योंकि ये इस तरीके से अरेंज है कि एक के हेड पर दूसरे क्या आ रही है, टेल, तो आपका इन दोनों का वेक्टर सम ये आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स लॉ है। अब उसमें सी को ऐड करता हूँ मैं। देखिए ये दोनों जो ए प्लस बी का रिजल्टेंट है और सी एक ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट ये आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल्स लॉ। समझ रहे हो बात आपको। अब यहाँ पर आइए, पहले बी प्लस सी को देखते हैं। बी ये रहा, सी ये रहा, तो आपका ऑर्डर में है, तो बी प्लस सी का जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा। अब उसमें ए को जोड़ दीजिए आप, ए और बी प्लस सी का रिजल्टेंट भी एक ऑर्डर में है, तो उनका रिजल्टेंट भी बेटा यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव भी होता है और क्या होता है, एसोसिएटिव भी। परंतु वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नाइदर कम्यूटेटिव एंड नॉर एसोसिएटिव। मतलब a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ऐसा क्यों है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास दो वेक्टर हैं a एंड b। पहले मैं देखता हूँ a माइनस बी। a माइनस बी यानी कि माइनस बी चाहिए, तो मैंने b को आपका अपोजिट कर दिया, ये आपके पास क्या आ गया, माइनस बी आ गया। अब a माइनस बी का मतलब है इन दोनों का वेक्टर सम। पैरेललोग्राम बनाइए, डायगोनल कनेक्ट कीजिए, और ये क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी। चलिए अब आप राइट हैंड साइड की तरफ आए। आपको राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, b माइनस ए, तो a को आपको उल्टाना पड़ेगा और इन दोनों का वेक्टर सम आप ये लेंगे। आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड तो भले दोनों का सेम है, परंतु दिक्कत कहाँ पर आ गई है, डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से आप ये चीज़ इक्वल नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये एसोसिएटिव नहीं होगा। मैं ये बात आपको बता दूं कि आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ b माइनस ए। समझ में आई बात। जो a माइनस बी का रिजल्टेंट है वो उल्टा है b माइनस ए के रिजल्टेंट से, अपोजिट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है आपका टॉपिक है कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। इसको मैं पहले आपको समझाऊंगा और फिर जो ये डिफाइन लिखा हुआ है उसको पढ़ के बताऊंगा। मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर हैं a, b एंड c, और सच डैट उनकी डायरेक्शन ऐसे दी गई है कि उनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, ऑर्डर सेम मतलब आपका एक के हेड पर दूसरे की क्या आ रही है, टेल आ रही है। तो आप पहले a और b का रिजल्टेंट निकाल लीजिए। आप c को छोड़िए, आप a और b का रिजल्टेंट निकालेंगे तो आपका a के टेल से b का हेड कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ गया, a प्लस बी। एग्जैक्टली जो c है ना बेटा, उसी के ऊपर ओवरलैप होगी a प्लस बी। अब a प्लस बी इक्वल एंड अपोजिट है किसके, c से, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल क्या कर देंगे, जीरो काट देंगे और आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। क्योंकि ये दो वेक्टर हैं जिनका एंगल आपका कितना है, 180 है, जिनके बीच एंगल कितना है, 180। तो आपका क्या होगा,
और मैग्नीट्यूड भी इन दोनों का क्या है, सेम, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का जो रिजल्टेंट है, a और b का जो रिजल्टेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट है किसके, वेक्टर c के। ठीक है, तो इस c को उधर लेके जाऊँगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है कि अगर तीन वेक्टर ऐसे दे रखे हों कि वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं और उनका ऑर्डर सेम है, डायरेक्शन का ऑर्डर क्या है, सेम, तो मतलब उन तीनों का नेट इफेक्ट कितना है बेटा, 0 है। यही बात मैंने ऊपर लिख रखी है, इफ़ थ्री वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम ऑर्डर देयर रिजल्टेंट इज 0, देयर नेट इफेक्ट इज 0। क्लियर है बात आपको? इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट P पर 3 फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3। आपको बता रखा है कि वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली, तो F1 को यहाँ पैरेलली शिफ्ट किया, F2 को यहाँ शिफ्ट किया और F3 को यहाँ शिफ्ट किया। अगर बेटा ये क्लोज ट्रायंगल बना रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इन तीनों की डायरेक्शन भी एक ऑर्डर में है, तो मतलब इन तीनों का नेट इफेक्ट कितना हो गया, 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द P कितना है, 0 है। अगर जब किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हम बोल सकते हैं कि पॉइंट P किस में है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब पॉइंट P पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0। ठीक है, अच्छा, जो ये कंडीशन है वो सिर्फ 3 वेक्टर तक ही सीमित नहीं है। मान लीजिए मेरे पास 6 वेक्टर हैं और जब मैं उनको अरेंज करता हूँ वो एक क्लोज पॉलीगन बनाते हैं और उनकी जो डायरेक्शन का ऑर्डर भी क्या रहता है, सेम। तो इसका मतलब भी है इन 6 के 6 वेक्टर का आपका 1 2 3 4 5 6 नेट इफेक्ट और नेट रिजल्टेंट कितना है, 0 है। ठीक है, आज हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ breaking a vector into number of component which are equivalent to the given vector is called resolution of vector। बेटा आपको मैं क्या बताना चाहता हूँ, सुनिए ध्यान से, कि आपने जो वेक्टर एडिशन में क्या किया था कि 2 वेक्टर को एक सिंगल वेक्टर में जोड़ा था, है ना। यहाँ पर आपको उल्टा करना है, एक वेक्टर आपको गिवन होगा और आपको उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ना होगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। The law of parallelogram show how to combine the 2 vectors into the resultant vector, whereas resolution of vector is inverse process in which a given vector is replaced by the 2 component which are equivalent to the given vector। आपको एक वेक्टर को 2 कंपोनेंट में तोड़ना है और वो 2 कंपोनेंट का इफेक्ट सेम होगा जो उस एक सिंगल वेक्टर का था। ठीक है, देखिए अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, वेक्टर एडिशन में आपके पास पैरेललोग्राम की 2 साइड होती थी और आपको उस पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालना होता था। यहाँ पर आपको ये सोचिए कि डायगोनल मिला हुआ है और आपको वो 2 साइड निकालनी है। क्लियर है बात आपको? लेट ये फोर्स आपको मिला हुआ है और उसको आपको बोला गया कि इसको 2 भागों में तोड़ो। तो आपने क्या किया, एक P इस तरफ लिया फोर्स और एक Q थोड़ा सा इस तरीके से लिया और एक उससे पैरेललोग्राम बनाया सच डैट उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो F हो। तो आपके एक दोस्त ने क्या किया, P को थोड़ा सा बढ़ा दिया और Q को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और उसने भी एक पैरेललोग्राम बनाया और सच डैट उस पैरेललोग्राम का भी डायगोनल ये F आया। तो आप बोल सकते हैं कि इस F को इन 2 कंपोनेंट में भी तोड़ा जा सकता है और इस F को इन 2 कंपोनेंट में भी तोड़ा जा सकता है। अब आपके एक दोस्त ने ये किया, उसने थोड़ा सा P को और टिल्ट कर दिया और Q को और इधर की तरफ शिफ्ट कर दिया और एक पैरेललोग्राम बनाया, उसका रिजल्टेंट भी क्या आया, आपका ये F ही आया। जो उसका जो डायगोनल है उस पैरेललोग्राम का वो ये F ही आया। तो आप कह सकते हैं कि इस F को इन 2 में भी तोड़ा जा सकता है। एक ने 2 वेक्टर ऐसे लिए कि ये बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, P और Q। यहाँ पर ये Q थोड़ा सा टिल्ट है बेटा, ये सोच कर चले आप, थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है डायग्राम में, परंतु ये एक दूसरे के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इस तरीके से तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके पास वेज हैं पैरेललोग्राम बनाने के। ठीक है, अब आप और क्या कर सकते हैं, आप P को इधर ले लें, देखिए ध्यान से, ठीक है, ये वाली लाइन, और Q को थोड़ा सा और इधर ले लें तो और किसी एक वो कंपोनेंट में टूट जाएगा F। समझ रहे हो बात आपको? तो देर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वे, ठीक है, इन विच ए वेक्टर कैन बी रिजोल्व। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर
ऑफ ऑब्लिक कंपोनेंट्स, इनको बेटा कंपोनेंट्स बोलते हैं। जो पी और क्यू निकाले ना आप, ये इनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। तो इनफाइनाइट्स नंबर ऑफ पेयर हैं आपके पास इन कंपोनेंट के एक सिंगल वेक्टर एफ के, ठीक है, सच दैट एफ इज द डायगोनल ऑफ द वेरियस पैरेललोग्राम, क्योंकि वेरियस पैरेललोग्राम बनाई जा सकती हैं कीपिंग एफ एज ए डायगोनल, तो वेरियस कंपोनेंट में एफ को तोड़ा जा सकता है। बट हमारा जो मेन इंटरेस्ट का मुद्दा होगा वो ये होगा जिसमें दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट आए, ठीक है। बट वी आर इंटरेस्टेड इन ए पेयर इन विच एंगल बिटवीन द कंपोनेंट इज 90 डिग्री, और ऐसे कंपोनेंट को बोलते हैं बेटा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब आप पूछेंगे कि सर आप इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में क्यों इंटरेस्टेड हो, तो बेटा इसमें एक मेरे लिए फ़ायदा है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट बोलूँ तो इसको किसके लॉन्ग बोल सकता हूँ, वाई के लॉन्ग, परंतु यहाँ पर अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग बोलूँ तो इसको वाई के लॉन्ग नहीं बोल सकता मैं। समझ आ रही बात आपको? तो मैं इस एफ को एक्स और वाई में डिफाइन कर सकता हूँ कि भाई इसका कितना पोर्शन एक्स में लग रहा है और कितना पोर्शन वाई में लग रहा है। समझ में आई बात आपको? तो एक एग्जांपल देखता हूँ मैं। फोर्स एफ है, उसको मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा विच आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो अब एफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ का वो हिस्सा जो एक्स में लग रहा है दैट इज मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन के लिए अपने पास क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। और ये क्या है, एफ का वो हिस्सा जो क्या इसमें लग रहा है वाई में, और वाई डायरेक्शन बताने के लिए क्या है, यूनिट वेक्टर। ये सिर्फ दोनों मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आ गई होगी, एफ एक्स और एफ वाई भी मिलकर वही काम करेंगे जो अकेला एफ करता, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। एक क्वेश्चन से इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक 5 न्यूटन फोर्स है जो गिवन एक्सिस से 30 डिग्री एंगल पर है, तो वो बोल रहा है कि इस 5 न्यूटन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो जो कि एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर। तो आपको पता है 5 न्यूटन को मैंने रिजोल्व कर लिया, ठीक है। तो वो एक एफ एक्स आ गया और एक क्या आ गया, एफ वाई आ गया। बेटा आपको ये भी पता है इन दोनों का नेट इफेक्ट वही होगा जो कि किसका है, 5 न्यूटन का। मतलब इन दोनों का वेक्टर एडिशन आपको क्या देगा, 5 देगा। तो आप वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगाइए, लगा दिया मैंने, एंड द रिजल्टेंट विल बी 5। नोटिस दैट द एंगल बिटवीन एफ एक्स एंड एफ वाई विल बी 90। तो दिस पर्टिकुलर टर्म इज इक्वल टू 0। तो आपके पास ये टर्म आ गई 5 इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर। स्क्वेयरिंग करें दोनों तरफ, ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट है आपका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30। तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को, है ना। तो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स के साथ बना रहा है तो एफ एक्स क्या आएगा नीचे, ऊपर वाई का साइन कंपोनेंट और साइड में वाई का कोस कंपोनेंट। एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल 90 है तो आपने वो पुट कर दिया है, ठीक है। तो साइन 90 तो 1 और कोस 90 0, दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 1। तो आपका आंसर क्या आ गया, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू एफ वाई बाय एफ एक्स। पुट कीजिए, तो टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट की और मेरे पास एक रिलेशन आ गया एफ एक्स और एफ वाई में। मैंने क्या किया, एफ एक्स को इधर ले गया मैं और √3 को इधर ले गया। नाउ पुट दिस पर्टिकुलर रिलेशन इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल का स्क्वेयर करेंगे तो 3 आ जाएगा ये, और ये एफ वाई स्क्वेयर, तो ये मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से एफ वाई आपके पास निकल कर आएगा बेटा, डेट इज़ 5/2। मैथमेटिक्स से बेसिक आप देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को आप अगर इसमें पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स भी आ जाएगा। क्लियर है बात आपको? तो एफ एक्स कितना आ गया बेटा आपके पास, पुट इन टू एफ एक्स आ गया आपका, पुट करने के बाद 5√3/2, ठीक है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 5 वेक्टर को जो वेक्टर में गिवन था उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये कंपोनेंट किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एंड 5/2 अलॉन्ग वाई एक्सिस। क्लियर है? अब शॉर्टकट से भी समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। साइन रूल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया, वहाँ से आप देख सकते हैं। 5 न्यूटन था एफ एक्स कंपोनेंट और ये एफ वाई को मैंने शिफ्ट कर लिया यहाँ पर। 5 न्यूटन 30 डिग्री एंगल बना रहा है किसके साथ, एफ एक्स के साथ। एफ एक्स और एफ वाई में एंगल कितना है बेटा, 90। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180। तो 120 माइनस करूँगा 180 में से तो क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब साइन रूल क्या कहता है कि साइड के सामने जो एंगल है वो उसके साथ रिलेशन है। 5 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन 90। एंगल कौन सा लेना है, साइड के सामने टक्कर में। एफ एक्स बाय साइन 60, एफ वाई बाय साइन 30, ठीक है। अब आप पहले ये पेड़ लो,
साइन 90 तो क्या हो गया बेटा 1, साइन 60 ऊपर लेके जाओ, fx कितना आ जाएगा 5 साइन 60, डेट विल बी इक्वल टू 5/2√3। अब ये सेकंड पेयर लो आप, ठीक है, fx या फिर fx निकल चुका है तो फिर ये पेयर भी ले सकते हो आप, ठीक है। मैंने ये पेयर लेकर सोल्व कर लिया है, fy कितना आया मेरा 5/2। क्लियर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इसको समझिए आप। ये एक बार मैंने आपको बता दिया है कि वो कंपोनेंट जो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, उनको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो फोर्स F दे रखा था, तो मैंने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इसको स्प्लिट कर लिया, Fx एंड Fy। Fy को मैंने इधर की तरफ शिफ्ट किया, एक ट्रायंगल बन गई। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगाएंगे और कोस थीटा लगाएंगे। साइन थीटा लगाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज डेट इज Fy/F, और यहाँ लगाएंगे आप बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस थीटा में, ठीक है। तो बेस Fx/F आ गया। तो Fy कितना आ गया बेटा F साइन थीटा, और Fx कितना आ गया F कोस थीटा। अब जो इम्पोर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है, अब आगे से आपको ध्यान रखना है, जब आपका गिवन वेक्टर किसी भी एक एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाता है तो वो कंपोनेंट हमेशा कितना होगा, कोस कंपोनेंट होगा। देखिए F कंपोनेंट इस एक्सिस x के साथ थीटा एंगल बना रहा था, तो ये कंपोनेंट कितना आया F कोस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाला क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए, मान लो वेक्टर 5 है और ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो आपको अब इसमें मैंने आपको बता दिया, ये आया वैसे ही कोस थीटा और साइन थीटा लगा कर, लेकिन अब आपको याद रखना है अपने टाइम बचाने के लिए, तो ये कंपोनेंट क्या होगा F कोस 30, और ये कंपोनेंट क्या होगा F साइन 30। क्लियर है बात आपको। अच्छा, अब कई बार क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, आपको कंपोनेंट देंगे दो परपेंडिकुलर, दैट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, और F पूछेंगे, ठीक है। आपको पता है इन दोनों का वेक्टर सम ये है, तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, F मिलना चाहिए। तो वेक्टर एडिशन लगाएंगे आप, तो a² + b² + 2ab कोस थीटा, और थीटा क्या होता है, जो Fx और Fy के बीच में एंगल है, डेट विल बी 90। तो जो लास्ट वाली टर्म है, ठीक है, 2ab कोस थीटा, वो वाली 0 हो जाएगी। तो आपके पास जो नेट फोर्स अगर आपको Fx और Fy देकर पूछे तो उसका फॉर्मूला क्या है, √Fx² + Fy², ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये दोनों कंपोनेंट दिए हुए हैं, और ये पूछ लेगा कि जो F होगा ना वो x एक्सिस के साथ बताओ कितना एंगल बनाएगा। तो आपको पता है कि रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है किसी भी एक वेक्टर के साथ, वो आपको फॉर्मूला पता है, टेंजेंट थीटा, क्योंकि वहाँ पर हम अल्फा लेते थे, यहाँ पर मैंने थीटा लिया हो तो थीटा रखूँगा, ठीक है। x एक्सिस के साथ बना रहा है तो Fx नीचे आएगा, ऊपर Fy का साइन कंपोनेंट प्लस में Fy का कोस कंपोनेंट, इनके बीच में एंगल बेटा 90 है, तो ये तो कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और साइन 90 कितना होता है 1, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा Fy/Fx। क्लियर है। दिस विल बी द एंगल विच रिजल्टेंट मेक और फोर्स F मेक विद द x एक्सिस और द कंपोनेंट विच इज अलोंग द x एक्सिस, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अब आपको मैंने ये फोर्स दे दिया है ना, और बोला कि इसको रिजोल्व करो, तो आपको पता है ये कंपोनेंट कोस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट कितना हो गया, साइन कंपोनेंट। लेकिन अगर मैंने फोर्स ऐसे दे दिया बेटा, फोर्स का एरो देखना बहुत ज़रूरी है। आप ये बात नोटिस करें, जिस तरफ आपके रिजल्टेंट का एरो है, अगर ये बाहर की तरफ है तो आपके जो कंपोनेंट का एरो भी कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा। परंतु अगर आपके रिजल्टेंट का एरो अंदर की तरफ है तो आपके कंपोनेंट्स का भी एरो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। दिस विल बी ऑफ कोर्स, क्योंकि थीटा है तो कोस कंपोनेंट होगा, लेकिन एरो इस बार क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, ठीक है। अब अगर थीटा इस एक्सिस के साथ दे दिया जाए तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ वो देखना है कि किस एक्सिस के साथ थीटा है। दिस विल बी योर कोस कंपोनेंट एंड दिस विल बी योर साइन कंपोनेंट। लुक एट दिस क्वेश्चन, अगर थीटा ऐसे दे दिया जाए, सॉरी एरो ऐसे दिया गया है फोर्स का, ठीक है, और थीटा इस एक्सिस के साथ है, तो ये कोस कंपोनेंट होगा और एरो अंदर की तरफ होगा, और ये कंपोनेंट साइन होगा और एरो अंदर की तरफ होगा। ये 4 क्वेश्चन है, मैंने आपको ट्राई करने के लिए आपको दे रहा हूँ, इनको ट्राई कीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ओरिएंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस नीड नॉट टू बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बेटा हमने अभी तक यही पढ़ा है कि ये एक्स एक्सिस होती है और ये क्या होती है, वाई एक्सिस। परंतु अगर मैं ऐसा कभी जरूरी नहीं है कि हमेशा हो जो एक्स है वो हॉरिजॉन्टल में होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो टिल्ट ये कर दिया, ठीक है। अगर इसको एक्स मानूं तो इसके परपेंडिकुलर वाला क्या होगा, वाई होगा। तो मेरी मर्जी है कि मैं अगर जैसे
ये हुआ कैसे, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एक्सिस था पहले इनिशियली, अगर आप इसको इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो ये एक्सिस भी इधर की तरफ क्या होगी, शिफ्ट, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना रहना है, 90 रहना है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार अगर इसको x मानते हैं या इसको x मानते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग y आप ले सकते हैं। ये अब ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि x एक्सिस आप क्या है, हमेशा ही आपकी क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, और y क्या हो, वर्टिकल हो। ठीक है, एक क्वेश्चन से समझते हैं। एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है बेटा। इंक्लाइन प्लेन का मतलब होता है तिरछी सरफेस, जैसे कोई पहाड़ी हो और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो ब्लॉक के जो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इंक्लाइन प्लेन के जो पैरेलल एक्सिस होगी, दिस ब्लैक एक्सिस, इसको x मानो, और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस को क्या मानो, y मानो। ठीक है, ये वो कह रहा है। और वहाँ पर प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है और उसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है। वो कह रहा है कि इस P को इस एक्सिस के लॉन्ग, डेट इज a axis which is inclined to the, which is parallel to the inclined plane, and a axis which is perpendicular to the inclined plane, उसके अलॉन्ग रिजोल्व करो। ठीक है, इस एक्सिस को सामने वाले ने बोला है कि x मानिए और इस एक्सिस को क्या मानिए, y मानिए। पढ़िए आप क्वेश्चन, रिजोल्व P along the x axis and y axis which are parallel to the inclined plane and perpendicular to the inclined plane। ठीक है, तो आपको पता है कि P के साथ कोस कंपोनेंट आए, जिसके साथ थीटा बना रहा है P, वो कंपोनेंट क्या होगा, कोस कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन कंपोनेंट। तो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट अपना P कोस थीटा आया, और y एक्सिस के लॉन्ग कितना आया, P साइन थीटा। मैंने अगर गलत बोला है तो करेक्ट कीजिए। x एक्सिस के लॉन्ग P कोस थीटा और y लॉन्ग के को P साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजॉल्व दी वेट ऑफ द ब्लॉक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। एक आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और एक ब्लॉक रखा हुआ है, और उसका कुछ वेट लग रहा होगा, और उसको वही एक पैरेलल एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व करना है और एक परपेंडिकुलर एक्सिस के लॉन्ग रिजोल्व करना है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो अब बात। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है, वेट ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट हमेशा नीचे एक्ट करेगा परपेंडिकुलरली। क्लियर है बात आपको? तो मैंने यहाँ पर भी वो दिखाया कि वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड। ठीक है, अब इस वेट वाली एक्सिस को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, यहाँ पर, क्योंकि मैं, आपको पता है वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। ठीक है, शिफ्ट कर दिया मैंने। अब आप देखो ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 90। तो बेटा एक ट्रायंगल में आपको पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। लेट इसको x मान लेता हूँ। ठीक है, तो थीटा प्लस 90 प्लस x विल बी इक्वल टू 180। तो x आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो जो x अपना वो कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। और ये बात भी आपको पता है कि ये जो रेड एक्सिस है वो इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, और ये 90 माइनस थीटा हो गया है, तो बेटा इसको कितना होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। अब आपका काम बन गया है कि आपको पता चल गया है कि वेट इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये कंपोनेंट कोस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। आप देख सकते हैं कि साइन कंपोनेंट आपका किस एक्सिस के लॉन्ग आया है, पैरेलल टू दी इंक्लाइन प्लेन वाली एक्सिस के लॉन्ग आया है। ठीक है, और कोस कंपोनेंट आपका अलोंग दी परपेंडिकुलर एक्सिस है, जो कि इंक्लाइन प्लेन के उसके लॉन्ग आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, उसको से और वेक्टर रेजोल्यूशन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक पेंडुलम है, ठीक है, और जो ये बॉल है इसको बॉब बोलते हैं बेटा, उसका मास कितना है, m, वो हैंग कर रही है। रिजोल्व द वेट ऑफ द बॉब इनटू टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। देखो ये आपकी बॉल, अगर मैं इस यहाँ से थ्रेड से बांधी हुई है और इसको ऐसे छोड़ूँ तो कुछ ये पाथ फॉलो करेगी। ठीक है, तो इसका इसके लॉन्ग, इसके अगर टेंजेंट खींचूँ इसके पाथ के लॉन्ग तो ये होगा। ठीक है, तो ये आपको इसके लॉन्ग आपको एक कंपोनेंट देना है, किसका, वेट का। और टेंजेंट के जो परपेंडिकुलर होता है वो कंपोनेंट कहलाता है, वो डायरेक्शन कहलाती है नॉर्मल। ठीक है, तो एक इस एक्सिस के लॉन्ग आपको वेट का कंपोनेंट देना है और इस एक्सिस के लॉन्ग आपको वेट का कंपोनेंट देना है। तो वेट तो आपका क्या लगेगा बेटा, डाउनवर्ड लगेगा। नोट कीजिए, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और ये एक्सिस और ये एक्सिस क्या होंगी, पैरेलल। और इस लाइन को अगर मैं आगे एक्सटेंड करूं तो जितना ही एंगल होगा उतना ही एंगल होगा, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल है और ये सेम ही लाइन है बेटा। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया है कि mg
इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, कोस कंपोनेंट, और उसके परपेंडिकुलर mg साइन थीटा, साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो दिस विल बी टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड दिस विल बी नॉर्मल कंपोनेंट। थोड़ा सा अगर हम बातों को नोट करें, mg कोस थीटा आपका क्या करने की कोशिश करेगा, जो इस रस्सी में तनाव होगा ना, जिसको आप टेंशन बोलते हो, उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। और mg साइन थीटा की वजह से एक जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, और उसी वजह से बॉडी क्या कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। क्लियर है। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की कुछ एप्लीकेशन और देख लेते हैं बेटा। अच्छा, आपने जो कि लॉन रोलर देखा होगा, ठीक है, घास काटने वाली मशीन होती है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको पुश करना है और पुल करना है उस लॉन रोलर को, तो बताइए कि कौन सा इजी रहने वाला है, ठीक है। तो उसको हम समझ सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। आपके पास एक लॉन रोलर है, आपने इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, दैट इज इट इज़ कॉल्ड पुलिंग, ठीक है। या और अगर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कहेंगे, पुश। पुल का मतलब है खींचना और पुश का मतलब है आपका धक्का मारना, ठीक है। तो ये एंगल थीटा पर लगाया आपने, तो ये कंपोनेंट कोस कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कितना हो गया, साइन कंपोनेंट, और वेट आपका नीचे लग रहा होगा। अगर आप इन दोनों वेक्टर को देखें, ठीक है, ये एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट है, तो इनका एडिशन, जो इनका नेट इफेक्ट क्या होगा, a माइनस बी होगा। ये वेक्टर एडिशन में मैंने आपको बता रखा है। तो इफेक्टिव वेट ऑफ द रोलर क्या हो गया, W, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तो W माइनस एफ साइन थीटा। और जो फोर्स इसको आगे मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एफ कोस थीटा। अगर आप इस एफ को रिजोल्व करेंगे तो आपको पता है एरो हेड अंदर की तरफ आएंगे, एंड दिस विल बी एफ कोस थीटा एंड दिस विल बी एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा और W के बीच में एंगल कितना है बेटा, 0। तो इनका वेक्टर एडिशन क्या होगा, आपका सम हो जाएगा W प्लस एफ साइन थीटा, और इफेक्टिव वेट तो अभी भी, इफेक्टिव फोर्स तो अभी भी क्या है, एफ कोस थीटा है। अच्छा, अब आपने एक बात बताओ, एक क्लास 9th में टॉपिक पढ़ा है फ्रिक्शन। बेटा मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, इस बॉडी के ऊपर, देखिए बहुत थोड़ा सा फोर्स लग रहा है चाहे, परंतु ये बॉडी चल नहीं रही है। क्यों नहीं चल रही है, आपने पढ़ा हुआ है कि आपका ये टेबल इस बॉडी पर क्या लगा रही है, फ्रिक्शन लगा रही है। समझ में आई बात आपको। तो इसी तरीके से इस रोलर के ऊपर भी क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अगर आप इसको इस तरफ खींचना चाहते हैं, और ये फोर्स है जो इसको इस तरफ खींचने का काम करेगा, ये तो आपने देखा कि आपके इस डायरेक्शन में बॉडी नहीं जा रही है, तो ये फोर्स है जो इसको मूव कराने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन कैसे आएगा, इसमें पीछे की तरफ आएगा, वो हमेशा अपोजिंग फोर्स है, फ्रिक्शन ऐसे आएगा। इस केस में बॉडी इस तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी बेटा, इस तरफ होगी। क्लियर है बात आपको, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इस तरफ होगी। और फ्रिक्शन आपका डिपेंड करता है कि इफेक्टिव वेट कितना होता है बॉडी का। मतलब अगर ये बॉडी, अगर इसको मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये मेरे से पुश नहीं हो रही है, तो फ्रिक्शन आया हुआ है। और फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि इस बॉडी का वेट कितना है। अगर ये ज़्यादा भारी होगी तो ये ज़्यादा समय तक मेरे को चलने नहीं देगा, ज़्यादा फोर्स मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि इफेक्टिव वेट किसका ज़्यादा है इन केस ऑफ पुशिंग, बट इन केस ऑफ पुलिंग ये माइनस है, कुछ घट रहा है, और यहाँ पर कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग फोर्स एंड इट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव वेट, ठीक है। एंड इफेक्टिव वेट इज मोर इन केस ऑफ पुशिंग, सो अपोजिशन इज मोर इन केस ऑफ पुशिंग एज कम्पेयर टू पुलिंग। सो इट इज़ ईजियर टू पुल ए लॉन रोलर देन टू पुश, ठीक है। तो ये आपने किसकी हेल्प से बता दिया, आपने वेक्टर रिजोल्यूशन की हेल्प से बता दिया। आप जब चलते हैं किसी भी सरफेस पर तो उसको भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स से। चलिए देखते हैं। बेटा मान लो आप खड़े हो, ठीक है, तो आप धरती के ऊपर अगर आप देखें, अगर आपको देखो तो धरती आपके ऊपर, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सिंपल खड़े हो, ठीक है, तो वेट आपका नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, और धरती आपको वो इस रिएक्शन दे रही है, आप इतना सोचकर चलें अभी तो, ठीक है। तो आपका इस डायरेक्शन में कोई फोर्स आ ही नहीं रहा तो आप मूव नहीं करेंगे। अगर आपको इस डायरेक्शन में मूव करना है तो आपको धरती के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे आप जब चलते हैं, देखिए जब आप चलते हैं तो ये चीज़ आप धरती के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, ठीक है। तो धरती भी इक्वल एंड अपोजिट आपके ऊपर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। क्यों? क्योंकि आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा हुआ है क्लास 9th में, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। तो यहाँ पर आप थे, आपने चलने के लिए धरती के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, ठीक है। तो
धरती ने भी आपके ऊपर क्या लगा दिया, फोर्स लगा लिया। ये क्या है, फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मैन, एंड दिस इज फोर्स ऑन मैन ड्यू टू अर्थ। इसको आप रिएक्शन भी बोलते हैं, आर से मैंने इसको डिनोट कर दिया, ये इक्वल बात है, ठीक है। तो आपने किसी एंगल पर थीटा पर अगर फोर्स लगाया था तो एफ थीटा पर ही आपको क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगी। तो ये कोस कंपोनेंट और ये क्या हो गया, साइन कंपोनेंट, और वेट आपका लग ही रहा था। अब देखिए आर साइन थीटा ने तो किसको बैलेंस कर लिया, एम जी को, और आर कोस थीटा, अब आपको इस तरफ एक फोर्स मिल रहा है ना। तो अब इस फोर्स की वजह से आप क्या करते हैं, फॉरवर्ड वॉक करते हैं। क्लियर है। इस चैप्टर को अभी ख़त्म करने में 2-3 क्लासेस और लगेंगी, ठीक है। इसमें मेरे को वेक्टर की मल्टीप्लाई आपको सिखानी है वेक्टर से, दैट इज़ डॉट प्रोडक्ट, और आपको वेक्टर प्रोडक्ट आपको सिखानी है। स्केलर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, एक ही बात है, और वेक्टर प्रोडक्ट है अलग, वो मेरे को आपको सिखाने हैं, ठीक है। अभी तक इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझिएगा, और इसके जो भी डाउट हैं वो आप मेरे से क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।